Hello everyone, in this video I am going to cover sampling methods. This is part number 2 of unit 2. मैंने part 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. In this we are going to discuss about the various method of sampling. Let's start with the topic. Sampling means is that method in which data is collected from the about the sample on a group of items taken from the population. In the last video I differentiate between the population and the sample. Population क्या है? जब हमने total study करना है. For example, in one school there are 500 students and we are going to research about the food habits of the student in that school. Then I have selected 50 students from different classes. दैट इज़ माई सैम्पल. यानी कि सैम्पल क्या करेगा? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनको हमने 50 के बेसिस पे हम उनका कंक्लूजन वहाँ पे निकाल लेंगे कि व्हाट आर द फूड हैबिट्स ऑफ द होल पॉपुलेशन. यहाँ पे भी यही है. इट इज़ दैट मैथड इन विच डाटा इज़ कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन. यानी कि वी हैव सिलेक्ट द सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन. ठीक है. फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ 50 स्टूडेंट आई कैन से अबाउट द हैबिट्स ऑफ 500 स्टूडेंट इन दैट स्कूल. यानी कि जो 50 बच्चे हैं उनके जो फूड हैबिट्स हमने जज की उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 500 स्टूडेंट्स की फूड हैबिट्स कैसी होंगी. Here some merits and demerits of this method. First of all we discuss about the merits. Merits में इकोनॉमिकल मेथड है. जब हम बात करते हैं कि हमें एक स्मॉल सैम्पल को वहाँ पे स्टडी करना है तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमारा टाइम भी वहाँ पे सेव हो जाएगा. थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरर. एरर कैन बी इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज देयर इज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम दैट इज़ गोइंग टू स्टडी. तो यहाँ पे क्या होगा? हम इजीली एरर को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे. लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल होगी एज कंपेरिजन टू सेंसस, क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द लिमिटेड number of items, so that we are also going for the large investigations. Next is convenience is there because we are going to study only a one representative of the population. Limited item is there, so convenience is there as well as more scientific is there. When we are going with the help of sample, तो हम उसे कई एंगल से वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं because we are having a sufficient time as well as cost is very less in this method. Next is demerits. डीमेरिट की जब भी हम बात करेंगे, जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, वी सिलेक्ट अ सैम्पल दैट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, तो वहाँ पे पार्शियलिटी होगी. जो पर्सनल बायसनेस है इन्वेस्टिगेटर की वो वहाँ पे आ जाएगी. रॉन्ग कंक्लूजन. अगर हम 500 बच्चे हैं उनको सिर्फ 50 बच्चों के थ्रू हम वहाँ पता करेंगे कि व्हाट आर द फूड हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम रॉन्ग कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी गो फॉर द सैम्पलिंग. This is how we select the sample. What is the size of the sample? That is the most important thing that investigator must keep in mind कि how we select the representative sample that represent the whole population, क्योंकि वहाँ पे sample को total population को represent करना होता है. तो this is the most typical job for the investigator. Next is framing of sample. हम यहाँ पे frame करके चलेंगे कि हमारे जो sample के अंदर, क्योंकि अगर हमारा universe बहुत बड़ा है, diverse है, तो वहाँ पे that is not possible to frame a sample. हम size of sample वहाँ पे select करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द इंडियन कल्चर, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम वन स्टेट और वन डिस्ट्रिक्ट टू रिप्रेजेंट द होल इंडिया. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे अगर हमारे पास डिवर्स एरिया से रिलेटेड स्टडी है तो वहाँ पे एक सैम्पल साइज फ्रेम करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज नॉलेज. द पर्सन हु कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द मार्केट, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको स्पेशल टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि हाउ दे कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द मार्केट. ठीक है. तो वहाँ पे एक टेक्निकल एज वेल एज द जो हमारा स्किल्स रिक्वायर्ड वहाँ पे होगा. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन वी सिलेक्ट अ सैम्पल. सैम्पल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. देन द सैम्पल रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो भी हमने 50 स्टूडेंट लिए आउट ऑफ 500 दैट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन. सैम्पल हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हम कहते हैं कि जो हमने सैंपल लिया वो शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द इंक्लूजन ऑफ सम अदर आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स. यानी कि हमने जो सैंपल लिया, जो फैक्टर्स स्टूडेंट को फूड हैबिट्स के लिए इफेक्ट कर रहे हैं, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं होने चाहिए. किसी और कारण से उनकी फूड हैबिट्स वहाँ पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. यानी कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो हम सैंपल वहाँ पे चूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे हम कहते हैं होमोजिनिटी होनी चाहिए. जो हम सैंपल एक ग्रुप लेके चल रहे हैं उसके अंदर जो पॉपुलेशन और सैंपल को हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे होमोजिनिटी होनी चाहिए. हेट्रोजिनिटी होता है अलग अलग करेक्टरिस्टिक. होमोजिनिटी
आइडेंटिटी, एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे होते हैं। तो अगर हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड ही हम वहाँ पे सैंपल को लेके चलेंगे और हमारा जो सैंपल है वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट की जब हम बात करते हैं, जो साइज़ ऑफ सैंपल है वो हमारा फेयर होना चाहिए वहाँ पे सैंपल जो भी हम वहाँ पे चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़, नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जब भी हम मेथड्स की बात करते हैं, दैट डिवाइड इनटू टू पार्ट, वन इज़ रैंडम सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जब हम सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट वन क्लास एंड देयर इज़ अ इक्वल चांस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू गिव अ आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या हो गया, हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, सभी का इक्वल चांस है, कोई भी हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, इक्वल चांसेस वहाँ पे नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस इन्वेस्टिगेटर किसी को भी वहाँ पे चूज़ कर लेगा। होप यू क्लियर विद दिस डिफरेंस। नाउ वी स्टार्ट विद द रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड है इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस, यानी कि इक्वल चांस है, किस चीज़ का सिलेक्शन होने का इक्वल चांस है। यानी कि सभी, जैसे हमने कहा कि हमने लॉटरी वहाँ पे डाली, तो कोई भी चिट या कोई भी स्लिप वहाँ पे हम उठा सकते हैं, तो वहाँ पे इक्वल चांस है वहाँ पे सिलेक्शन का। अगर हम रैंडम मेथड की बात करेंगे तो टू वेज हैं कि हाउ वी क्लिक द रैंडम सैम्पलिंग। वन इज़ लॉटरी मेथड इज़ देयर, सेकेंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या हुआ, इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम, यानी कि हमने पेपर स्लिप बना ली ऑफ द यूनिवर्स एंड दीज स्लिप्स आर शफल इन अ बॉक्स, बॉक्स के अंदर डाल दी और इम्पार्शली हमने उन स्लिप में से किसी को भी ले लिया। यानी कि हमने एक बॉक्स लिया, उसमें हमने काफ़ी सारी स्लिप्स डाल दी और सभी का इक्वल चांस है उसमें आने का, और उसमें से हमने जो स्लिप्स उठाई दैट इज़ अ रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि सभी का चांस था उसके अंदर आने का। नेक्स्ट वन इज़ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसके अंदर हम रैंडमली ही हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अ सैम्पल इज़ फ्रेम विद रेफरेंस टू दीज टेबल्स। हम एक टेबल्स वहाँ पे लेंगे और एक सैम्पल फ्रेम करेंगे उन टेबल्स के अंदर से। फॉर ऑल दिस टेबल इज़ मोस्ट वाइडली यूज। जितने भी हम इन टेबल्स, यानी कि हमने वी क्रिएट डिफरेंट टेबल्स, यानी कि हमारे पास 500 हैं, हमने उसके डिफरेंट टेबल्स बना लिए, डिफरेंट लाइंस बना लिए और उनमें से हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उस रो में से सभी का रैंडम चांस होगा सिलेक्ट होने का। तो यहाँ पे कई सारे टेबल्स हैं, उनमें से टिपट टेबल कई लोग यूज़ करते हैं, वाइडली यूज़ होता है। जैसे हम कहेंगे 41,600 हमारे पास फिगर्स हैं, इनको हमने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, दैट इज़ 10,400 इन ईच ग्रुप। फॉर द यूज़ ऑफ दिस मेथड ऑल आइटम ऑफ द यूनिवर्स आर फर्स्ट अरेंज इन अ ऑर्डर। जो मैंने अभी बात बोली कि हम सबको एक ऑर्डर में वहाँ पे अरेंज कर लेंगे। देन यूजिंग टिपट टेबल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम आर सिलेक्टेड एज आर नीडेड फॉर अ सैम्पल। तो उसमें से हमें जितनी आइटम चाहिए होगी हम वहाँ पे ले लेंगे। तो दिस इज़ अ रैंडम सैम्पलिंग, each and every item have equal chance of selection. नाउ सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। जब हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो ये पर्सनल बायस नहीं होगी, क्योंकि सभी का इक्वल चांस है वहाँ पे सिलेक्ट होने का। इक्वल चांस फॉर बीइंग सिलेक्टेड, फेयरली रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, क्योंकि वी आर नॉट नोइंग अबाउट द सैम्पल इन एडवांस। हमें नहीं पता कि सैम्पल में कौन सिलेक्ट होगा, सभी का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। सिंपल मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ये, इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल वो नहीं है। इसकी डीमेरिट क्या रहेंगे, डजंट गारंटी कि प्रोपोर्शनेट की हम जब बात करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जब हमने क्रिएट किया तो उसमें आराम से वो रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहाँ एक्यूरेसी नहीं आएगी। और डजंट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स हमेशा बड़ा है, डिवर्स काइंड का है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी आइटम्स हैं उनको प्रॉपर वहाँ पे वेटेज मिलेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नॉन रैंडम sampling. I earlier discussed about this. A sample in which selection of unit is based on factor other than the random chance. Random sampling के अंदर हमने क्या किया था कि every item having a equal chance of selection, लेकिन इसके अंदर हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे some of the factor that affects the sampling selection या sampling technique. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू हिज और हर कन्वीनियंस, दैट इज़ नोन एज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग हेयर। यानी कि मुझे लगता है कि आई वांट टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द ग्रोसरी हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। मुझे एक एरिया के अंदर ग्रोसरी आइटम का कंजम्पशन देखना है, मुझे शॉप्स पे जाके सर्वे करना है, तो जो भी मेरे नियर बाय शॉप होगी मैं वहाँ पे जाके उसका सर्वे करूँगी, दैट इज़ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यानी कि मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे डाटा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड इज़
प्रायर एक्सपीरियंस, जो मेरे को पहले से एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन निकाल लूँगी अबाउट द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पर्सन इन अ पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट इज जजमेंट, यानी कि मैं अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सैंपल ले लूँगी। ठीक है, तो हम इसमें कोई रैंडम सबका इक्वल चांस नहीं है, हम अपनी कन्वीनियंस अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे डाटा को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की, तो हमारे पास आता है पर्पोसिव, जो नाम से पता चलता है। डेलिब्रेट सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग क्या होता है, जब हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वहाँ पे डाटा को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ पर्पोसिव सैम्पलिंग। उसे हम डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट इज़ दैट मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम विच इज़ हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, मैंने अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा को कलेक्ट करना था, मैंने आपको अभी एग्जांपल भी वहाँ दिया था। ठीक है, मुझे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डाटा, जैसे मुझे लगता है कि गैसोलाइन जो स्टोर्स होते हैं, जहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, जहाँ पे हमें तो मुझे वहाँ से रिलेटेड लेना है कि कितने लोग हैं जो सीएनजी का यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो अब मेरे को जो भी नियर बाय मिलेगा, मेरा जो पर्पस सॉल्वर है, मुझे वहाँ जाके पता करना है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सर्विसेज। तो मैंने जो भी मुझे मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग मैंने वहाँ गई और मैंने अपना डाटा वहाँ पे क्लिक कर लिया। तो इसमें ये नहीं है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल चांस, जो भी आता गया वहाँ पे मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि वो यूनिवर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसकी जो मेरिट्स हैं वो फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे रैंडम सैम्पलिंग में था कि हमें टेबल बना रहे हैं उनमें से हमें सिलेक्ट करना है। दिस इज़ अ फ्री काइंड ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ आइटम अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी। जो मैंने सिलेक्शन किया आइटम्स का, वो मेरा पर्पस ऑफ स्टडी था, उसको वो फुलफिल कर रहा था कि जो मुझे रिसर्च करना था मैं वही रिसर्च वहाँ पे कर रही हूँ। सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। मुझे डाटा कलेक्ट करना है, जो मुझे फर्स्ट पर्सन मिल गया मैंने उसी से डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसकी डीमेरिट सबसे बड़ी रहेगी हमारी पर्सनल बायसनेस इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एडिट भी करूँगी, जहाँ क्वेश्चन है उनको भी वहाँ पे मोल्ड करूँगी। रिलायबल डाटा नहीं है, इसके बेसिस पे हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते किसी भी रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट इज मिक्स सैम्पलिंग की हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग to this method of sampling population is divided into different strata, यानी कि जब भी हम स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ हम स्ट्राटा की बात करेंगे। वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू दैट स्ट्राटा। मैं वहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। इन अ स्कूल दे आर 50 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 50 अगर हम लेके चले 30 स्टूडेंट हैं जो हमारे मैथ सब्जेक्ट के हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो होम साइंस लेके है जिनके पास। तो आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 5 एज अ सैम्पल। दिस 50 इज़ माई पॉपुलेशन एंड 30 फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 20 फ्रॉम होम साइंस स्टूडेंट इज़ देयर एंड आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट एज अ सैम्पल। अगर मुझे वहाँ पे 5 स्टूडेंट लेने हैं तो मैंने क्या किया, 50 जो मेरे थे उनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, जो हमने स्ट्राटा वहाँ पे हमने बना लिए। अब इनमें से मुझे 5 स्टूडेंट एज अ सैम्पल चूज़ करने हैं। जैसे मैंने 3 स्टूडेंट यहाँ से ले लिए और 2 स्टूडेंट मैंने यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द मार्केट है। अब देखो इसमें मैंने लिखा डिवाइड इनटू डिफरेंट स्ट्राटा, यानी कि 50 स्टूडेंट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्राटा। तो एक एक में से मैंने कुछ आइटम, यानी कि मुझे 5 आइटम्स आई वॉन्ट टू सिलेक्ट एंड 3rd फ्रॉम मैथ एंड 2 फ्रॉम मैंने होम साइंस से वहाँ सिलेक्ट कर ली। सो द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड। जो ये हैं 5 वो होल पॉपुलेशन यानी कि 50 स्टूडेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो मेरिट्स रहेंगी वो हैं डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देन वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ईच ग्रुप। कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। वी डिवाइड द पॉपुलेशन टू वेरियस ग्रुप, देन वी गो फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप देयर, यानी कि एक ग्रुप का हम दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो हमारा मेथड है वो रिलायबल मेथड रहेगा और इससे मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी वहाँ पे आएंगे। डीमेरिट क्या है, इसकी लिमिटेड स्कोप है, ज़्यादा वाइड स्कोप पे हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मैनिपुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम जब इन्वेस्टिगेटर मार्केट में जा रहा है और इस तरह से खुद से ही डिवाइड कर रहा है स्ट्राटा को, तो वहाँ पे क्या होगा, बायसनेस, पर्सनल बायसनेस वहाँ पे आ जाएगी। और स्मॉल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, जब हम बड़ी पॉपुलेशन की बात करेंगे तभी ये मेथड पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन में तो डिवाइड करना ही मुश्किल हो जाएगा हमें। नेक्स्ट वन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। एज पर द नेम सिस्टमेटिक, यानी कि वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन सिस्टम। जैसे हमने कहा क्लास में नेम्स के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे हमने स्टूडेंट कर लिए, या रोल नंबर वाइज मैं कहती हूँ कि फर्स्ट आइटम है, उसके बाद
थर्ड है, फिफ्थ है, ओड या इवन के अकॉर्डिंग 2, 4, 6 ऐसे हमने वहाँ पे सिस्टमेटिक, जब मैं कहती हूँ एवरी 10th रोल नंबर, एवरी 20th रोल नंबर इन एवरी क्लास, तो उनके बेसिस पे जाके हम वहाँ पे डाटा को कलेक्ट कर लेंगे. दैट इज़ नोन एज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. According to this method, unit of the population are numerically, alphabetically, geographically arrange कर लेंगे हम. And every ninth item यानी कि n आइटम यहाँ पे हो गया, जैसे मैं कहती हूँ एवरी 9th आइटम हो गया, एवरी 10th रोल नंबर हो गया, एवरी 20th रोल नंबर हो गया क्लास में, उसको हमने हर क्लास में से हर जिसका 10th रोल नंबर है उसको सिलेक्ट कर लिया एंड वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन. ये एक सिंपल मेथड है, ठीक है. इसमें पर्सनल बायस वहाँ पे कम रहेगी. डीमेरिट इसकी क्या रहेगी? डजेंट इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. इसमें सबका इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन होने, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग. इफ़ द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सर्व नो पर्पस. अगर सारी की सारी क्लास एक जैसी है, अगर सारे के सारे सेक्शन में 10th रोल नंबर एक जैसा है, एक जैसी पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे there is no use of the sampling because everyone having a same choice. So हम कहेंगे कि सभी की अगर स्कूल में सेम चॉइस है then this method is not applicable. नेक्स्ट वन इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है कि वी पॉपुलेशन इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. हम क्या करेंगे, हम कोटा फिक्स कर देंगे. हमने कहा कि इस पॉपुलेशन के अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लासेस बना देंगे और उन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमने वहाँ पे बना दी. तो उनमें से हम जाके अपने डाटा को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर लेंगे. जैसे मैं कहती हूँ कि अपर क्लास है, मिड क्लास है और लो क्लास है, ठीक है. हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया. उसके बाद हमने जाके उन्हीं से वहाँ पे जाके जिस भी क्लास को हमने क्वेश्चन पूछना है वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन पूछना, और वो भी प्रोपोर्शनेट हमने क्वेश्चन पूछा. ऐसे 15% मुझे अपर क्लास से चाहिए, 10% मुझे मिड से चाहिए और 10% मुझे लोएस्ट क्लास से चाहिए. तो जैसा भी है मैंने वहाँ पे डिवाइड कर दिया. जब मैं 100 को डिवाइड करूँगी तो मैं वो भी वहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ. तो वहाँ मैंने कोटा फिक्स कर दिया, पर्टिकुलर कैटेगरी से मुझे इतना डाटा वहाँ पे कलेक्ट करना है. इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वी डिवाइड 2 कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल हमने कर दिया और हमने डिसाइड कर लिया कि 50% यहाँ से 50% यहाँ से मुझे डाटा को कलेक्ट करना है. तो इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, लेकिन दिस ऑल्सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बायसनेस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर साइड एंड रिलायबल मेथड ये नहीं है. Next one is convenience method that is already discussed by me in the definition of non-random sampling. Convenience method क्या कहते हैं? अपनी convenience के अकॉर्डिंग, जो मैंने ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लिया था, we collect the data according to my convenience. तो इसमें मेरिट क्या रहेगी? ये सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है. इसमें कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है और एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मेरा इतना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपना ईजी कन्वीनियंस मोड वहाँ पे चूज़ कर लिया. अनसाइंटिफिक है. साइंटिफिक यानी कि किसी और एंगल से हम इसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमने बड़े कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने डाटा को इकट्ठा किया है. तो हम और दूसरे फैक्टर जो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे वो हमने स्टडी नहीं किया और रिलायबल मेथड ये हमारा नहीं है. अब जो रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल डाटा है दैट इज़ डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर. फर्स्ट है साइज़ ऑफ द सैम्पल, ठीक है. जब हम अगर हम कहते हैं कि साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है सैम्पल का, इट विल फेल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है. अगर हम साइज़ सैम्पल का लेके चलते हैं और साइज़ बहुत ज़्यादा हम छोटा ले लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे 500 स्टूडेंट हैं एक स्कूल में, उनका स्टडी करना था, आई ओनली टेक द 5 स्टूडेंट फॉर द सैम्पल रिप्रेजेंटेशन. तो वहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल सैम्पल एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द 5 स्टूडेंट. जो 500 को मुझे रिप्रेजेंट करना है वो 5 से मैं नहीं कर सकती. तो वहाँ पे हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाएगी, रिलायबिलिटी हमारी वहाँ पे नहीं रहेगी. अब सेकंड है मेथड ऑफ सैम्पलिंग. मेथड ऑफ सैम्पलिंग की जब भी हम बात करेंगे, जो हमारा सैम्पल है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो जो हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल. इट विल, हम कहेंगे कि पूरी पॉपुलेशन को वहाँ पे वो लेके चल रहा है. तो हमारा मेथड ऑफ सैम्पल हमें वी हैव टू चूज़ द मेथड दैट इज़ एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, की हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे कैसी है. सेकेंड इज़ बायसनेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट. जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हम वहाँ यूज़ करें उन्हें ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और पर्सनल बायसनेस भी वहाँ पे आ जाएगी. तो जो एजेंसीज़ हैं एट द नेशनल लेवल विल कलेक्ट, प्रोसेस एंड टेबुलेट द स्टैटिकल डाटा. वो क्या करती हैं, जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज हैं वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, टेबल फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करती हैं. तो हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इसमें वर्कआउट कर रही हैं.
Now we discuss about the census and sampling method. This is the most important topic when we discuss about the sampling method. First one is coverage. Coverage की जब भी हम बात करेंगे तो census method मैंने last video में बताया था. Census means when we study the whole population, whole items of the population, और sampling हो गया कि हम उसमें से कुछ item को, because sample represent the population. तो census की जब हम बात करेंगे all items of the universe हम वहाँ पे study करेंगे. हम अगर census की बात वहाँ पे कर रहे हैं, और जब when we talk about the sampling तो सम ऑफ द आइटम हम वहाँ पे स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज सुटेबल. जो हमारा सेंसस मेथड है वो स्मॉल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही सुटेबल रहेगा, लेकिन जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है वो लार्ज इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी वहाँ पे सुटेबल रहेगा. नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी. जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो सेंसस मेथड में हम क्या करेंगे, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू स्टडी. तो वहाँ पे क्या होगा कि ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहेगी, लेकिन जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे वहाँ पे हम फ्यू आइटम्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक्यूरेसी कम रहेगी. जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो सेंसस मेथड के अंदर व्हेन वी गो फॉर द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा. बट इन द सैम्पलिंग मेथड कॉस्ट इज़ वेरी लेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली अ फ्यू आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स दैट रिप्रेजेंट द होल यूनिवर्स. नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम इन द सेंसस मेथड, देयर इज मोर टाइम टेकन स्टडीज, बिकॉज सैम्पलिंग में हमें थोड़ी सी आइटम का स्टडी करना है तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंसस मेथड they take more time because we have to go for the study of each and every item of the universe. Next one is nature of the population. यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि हमारी population किस तरह की है. census method हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमारी population कई सारे characteristics वाली हो, ठीक है. और sampling method हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे homogeneous type में हो हमारी population, ठीक है. अगर हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं, देखो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की. जब भी हम सेंसस की बात करते हैं तो हमने ईच एंड एवरी आइटम का वहाँ पे स्टडी वहाँ पे कर लिया. लेकिन जब हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो जब सेंसस मेथड की बात करते हैं वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी आइटम, तो वहाँ वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स आर देयर इन द पॉपुलेशन, एंड इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द डाटा दैट वी सिलेक्ट, तो हम उसको उसी टाइम वहाँ पे हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज द स्मॉल आइटम्स आर स्टडीड इन द रिसर्च. लेकिन जब हम बात करेंगे कि हमने सेंसस में स्टडी किया, एक एक आइटम को स्टडी किया, तो वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल एट दैट स्टेज. Thank you. I hope you like and understand this video. I will cover whole syllabus of this subject in the coming videos. इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी कंप्लीट सिलेबस कवर बाय डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता. उनका यूट्यूब लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल so that you get all the notification on time. If you have any query, please feel free to ask query in my comment box, in YouTube comment box. I will try to answer it. Thank you.